साल 2024 शाहजहां जो दुबई में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल फर्म के लिए काम करता है, पाकिस्तानी लड़का है, कराची से ताल्लुक है। उसको फ़ोन आता है, फ़ोन है जी उसकी हाफ सिस्टर का। कोई 8-9 साल बाद ये फ़ोन आया। फ़ोन पर उसकी हाफ सिस्टर उसको कहती हैं तुम कराची आ जाओ, तुम अपने हिस्से के जो 15-16 करोड़ रुपए बनते वो आके ले जाओ। वैसे तो शाहजहां नाम का मतलब ही किंग ऑफ द वर्ल्ड है, नाम से भी किंग था और दुबई में भी एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए जॉब कर रहा था, अच्छा खासा कमा रहा था। मिड 20s में एकदम फ़ोन आए कि जी आके 15-16 करोड़ रुपए ले जाओ। इसको क्या कहेंगे, किस्मत का धनी कहेंगे। 2024 में इस लम्हे में दोबारा आते हैं, लेकिन इस लम्हे को समझने के लिए हमें आज से कोई 8-9-10 साल पहले जाना पड़ेगा, जब शाहजहां लेट टीनेज में था। अपनी शाहजहां की वालदा का उस वक्त इंतकाल हुआ था। 2015 या 16 की बात है। शाहजहां की वालदा कराची के एक बैंक में जॉब किया करती थी और जिन दिनों में उनका इंतकाल हुआ तो शाहजहां के वालिद शाहजहां के दादा की कुछ तबीयत ख़राबी की वजह से इस्लामाबाद में ही थे और शाहजहां के वालिद की जॉब भी इस्लामाबाद में ही थी। वो हर दूसरे-तीसरे हफ्ते मिलने आ जाया करते थे। शाहजहां के वालिद बाय बर्थ इस्लामाबाद के ही थे, पंजाबी स्पीकिंग फैमिली थी। शाहजहां की वालदा उर्दू स्पीकिंग फैमिली और कराची की वो रहने वाली थी, कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की। शाहजहां के सिबलिंग्स में एक उसकी हाफ सिस्टर ही थी। हाफ सिस्टर अक्सर लोगों को पता ही है, यानी कि शाहजहां की वालदा के जो पहले शौहर थे उनसे उनकी बेटी थी और फिर शाहजहां की वालदा की दूसरी शादी हुई जिससे शाहजहां पैदा हुआ। तो शाहजहां की एक ही बड़ी बहन थी। शाहजहां का घर नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक तो नॉर्थ नाज़िमाबाद ख़ुद एक पॉश तरीन इलाका है, कराची का महंगा तरीन इलाका, और उसके भी पॉश तरीन ब्लॉक में उसका घर था और ऑलमोस्ट मेन रोड पर ही एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ उसका घर बना हुआ था। इस घर में शाहजहां की वालदा, शाहजहां की हाफ सिस्टर शाहजहां की नानी, शाहजहां की एक खाला और शाहजहां का एक कज़न जो शाहजहां की खाला का बेटा था। ये लोग एक मुख्तसर सी फैमिली रहा करते थे। किसी ज़माने में एक बहुत भरा लोगों से, लोगों के प्यार से, लोगों के वजूद से, रिश्तों से भरा हुआ एक घर था। जॉइंट फैमिली थी। 1000 गज़ का एक घर है, मतलब 2 कनाल समझ लें आप। तो हम बात कर रहे थे 2015-16 में शाहजहां की वालदा की डेथ हो गई। उसके बाद शाहजहां कह रहा है मैं अपनी नानी को बहुत ज़्यादा चाहता था। मैं क्योंकि पलाई अपनी नानी के पास था। मेरे वालिद तो जब से इस्लामाबाद दोबारा शिफ्ट हुए थे वो हर 2-3 हफ्ते बाद 2-4 दिन के लिए आते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे अपने वालिद के पास चले जाना चाहिए। मैं अपने इस घर में रह रहा था। मैं अपनी वालदा के जाने का गम लिए बैठा था। कुछ महीनों बाद मेरी नानी ने कहा, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और एक तरह से मुझे पाला था उन्होंने, वो कहती हैं कि तुम एक काम करते हैं, तुम्हारी मैं ना प्रॉपर गार्डियनशिप हम कोर्ट के ज़रिए कर लेते हैं और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम इस घर की हाफ़ ओनरशिप की है। असल में जो घर था शाहजहां के नाना ने शाहजहां की वालदा के नाम किया था। इस हिसाब से शाहजहां की वालदा जब उनका इंतकाल हो गया तो उससे पहले ही ये अपने बेटे को यानी कि शाहजहां को और शाहजहां की बहन को ओनरशिप दे चुकी थी। तो अब शाहजहां की नानी ने बोला कि भाई मैं तुम्हारी गार्डियनशिप अप्लाई कर देती हूँ। उस ज़माने में शाहजहां शायद कॉलेज में भी एडमिशन हुआ ही था, कॉलेज के दिन ही शुरू हुए थे कि तुम्हारी गार्डियनशिप अप्लाई कर देती हूँ ताकि हमें बाकिया चीज़ों में आसानी हो। शाहजहां को बात उस वक्त समझ में नहीं आई। शाहजहां रह रहा था। उस सुना नानी आप जो बेहतर समझती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। उस एज होगी 14-15 साल शाहजहां की, तो आप देख लें। खैर इन्होंने कोर्ट में गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया जिसके अंदर कुछ मसाइल आए और प्रॉपर तरीके से उस स्ट्रक्चर में इनको मामलात इनके कानूनी तौर पे नहीं हो सके जिस तरीके से शाहजहां की नानी चाह रही थी। उसके बाद इन्होंने किया क्या, इसकी कुछ ओनरशिप का मामला डाला कि क्योंकि शाहजहां की कॉलेज की फ़ीस जाती है, फिर इसका बाकी मामलात है, इसके ख़र्चे होते हैं, तो मुझे उसको ख़र्चों को मैनेज करने के लिए जब तक इसकी प्रॉपर्टी में हमारे पास है, हम इसके गार्डियन हैं, इसके कुछ मेरे ख्याल से रेंटल वगैरह की आपको बाकी मामलात की ओनरशिप दी जाए। चंद हफ्तों और महीनों की कोशिश के बावजूद उनका ये काम नहीं हो सका और कोर्ट ने यही कहा कि भाई जब ये 18 साल का हो जाएगा तो फिर इस चीज़ का ये ख़ुद, क्योंकि वाली वारिस यही है इस प्रॉपर्टी का, तो ये फिर इस चीज़ का ख़ुद फ़ैसला करेगा इसने क्या करना है। तो जिस मॉडल में वो लोग ओनरशिप चाह रहे थे उसकी नानी, वो उनको मिल नहीं सकी। ये करते करते गालिबन 2017 या 18 आ चुका था। सेकेंड ईयर में था शाहजहां और शाहजहां कहता है मैं आहिस्ता आहिस्ता महसूस ये कर रहा था कि मेरी नानी, जिनको देख कर मैं मुस्कुराता था और मुझे देख देख के जीती थी, उनका रवैया एकदम चेंज शुरू हो गया होना और मेरी खाला का रवैया चेंज हो रहा। सिर्फ एक इंसान जो चेंज नहीं हो रहा था वो थी मेरी हाफ सिस्टर। वो मुझसे उसी तरह प्यार करती थी। कह रहा नानी का रवैया ये नहीं कि मुझसे बात नहीं कर रही है, बाकी मामलात मुझ पे तंज करने शुरू कर दिए गए। इतना रवैया सख्त हो गया कि मैं अक्सर रोता था कि हुआ क्या और मैं किससे इस चीज़ का गिला करूं। वालिद साहब आते नहीं थे तो वालिद साहब से बात कर नहीं सकता था। एक दिन कहता नानी मेरे पास आई हैं जब सारी कानूनी जंग में इनको नाकामी हो गई थी।
और तो मेरे पास आई हैं और कहती हैं कि तुम अपना सामान उठाओ और तुम अब ख़ुद मुख्तार हो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, ये जगह छोड़ दो। तो कह रहा है मुझे लगा मेरी नानी मुझसे मजाक कर रही हैं। वो मुझसे कहती हैं 2 घंटे हैं, रात के कुछ 7-8 बज रहे थे, 2 घंटे तुम्हारे पास, अपना सामान पैक करो और जहाँ जाना है जाओ, यहाँ नहीं रह सकते तुम। तो कह रहा मैं बड़ा डिसहार्टन हुआ, बहुत दिनों से मैं इस चीज़ को फ़ील कर रहा था। तो मैंने इस उम्मीद से सामान पैक करना शुरू कर दिया कि अभी मेरी नानी आएंगी, प्यार करेंगी, बोलेंगी मैं मजाक कर रही थी। कह रहा मैं सामान पैक ही कर रहा था और मैं सामान पैक करके बैठ गया। मेरी नानी को जब ये चीज़ फ़ील हुई तो मेरी खाला और मेरी खाला का जो बेटा था, मेरा कज़न था, ये लोग आए, इन्होंने सामान मेरा बकिया बैग में डाला और मुझे एक तरीके से घर से धक्के दे के निकाल दिया। उस वक्त सिर्फ एक मायूस चेहरा था और वो था मेरी बड़ी बहन का, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब रात के कोई 11 साढ़े 11 हो चुके थे। शाहजहां ने अपना बैग उठाया और फिर शाहजहां था, वो काली रात थी, नॉर्थ नाज़िमाबाद की गलियाँ थीं और मायूसी, नाउमीदी और एक टूटा हुआ दिल लिए शाहजहां घूम रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। एकदम उसको ख्याल आया अपने एक बचपन के दोस्त का। वो उसके घर गया, कहता मैं आज भी उसको दुआ देता हूँ, उसकी वालदा ने मुझे घर में रहने की जगह दी, मुझे कहा कि आराम से इस कमरे में रहो जब तक रहना है। कह रहा उस रात में उनके यहाँ रुका कि वालदा बार बार आके देख रही थी और जब उन्होंने देखा कि आधी रात हो गई है, जाग ही रहा है मुसलसल, तो फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन नहीं था उस वक्त, तो मेरी बात करवाई मेरे वालिद साहब से। कह रहा फजर का टाइम हो रहा था, मेरे वालिद साहब को बताया तो वालिद साहब शुरू में तो शॉक्ड हुए कि ये हुआ क्या है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ मज़ीद नहीं पूछा और मेरा सुबह 10 बजे का, 2018 की गालपन बात है, 2017-18 की, मेरा सुबह 10 बजे का टिकट करवा दिया इस्लामाबाद का। मैं जहाज़ में बैठा और इस्लामाबाद चला गया। शाहजहां कहता है उसके बाद मेरी बकिया तालीम के बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं यूएस भी गया। फिर मुझे दुबई में एक कंपनी से ऑफ़र आई जो मेरी स्टडीज़ थी उसके मुताबिक, और अब 2024 में उस टाइम में दोबारा आते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके पास कॉल आई थी कि आओ अपने हिस्से के 15-16 करोड़ रुपए जो भी हैं वो आके ले जाओ शाहजहां को, जब ये दुबई में बैठा हुआ था। 2024 शाहजहां को फ़ोन आता है और फ़ोन पर इसकी वही हाफ सिस्टर जो बड़ी बहन थी, जिसके लिए ये हमेशा फ़िक्रमंद रहा और वो भी एक इसके लिए अच्छी नीयत रखती थी उस घर में। तो उसका फ़ोन आया कि यार ऐसे ऐसे हम ये घर सेल कर रहे हैं और तुम आ जाओ, तो तुम अपने हिस्से के पैसे ले लो ताकि इस चीज़ को हम क्लियर कर सकें, इस घर को बेच सकें। कह रहा मैंने फ़ौरी तौर पर टिकट कटवाया कि पता नहीं मेरी बहन किस मुश्किल में है, छुट्टियां ली और कराची पहुंचा। मैं इस्लामाबाद भी नहीं गया, वालिद साहब को भी कुछ नहीं बताया। यहाँ के मुझे मेरे खाला के बेटे यानी कि मेरे कज़न ने रिसीव किया और मुझे पता भी नहीं था कि अब वो मेरा बहनोई हो चुका है। यानी कि खाला ने अपने बेटे से ही इसकी बहन की शादी करवा दी थी शाहजहां की। कह रहा मैं घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मुझे पता लगा कि जी अब ये मेरे बहनोई भी हैं, असल में फ़ैसला इन्हीं का है। तो मैंने इनको समझाने की कोशिश की। कह रहा 7-8 साल बाद मैं इस घर में आया था जिस घर से निकाला गया था, बग़ैर किसी ग्रज के उन लोगों को समझाया कि देखें आपके सर पे छत है, रहने के लिए अच्छी जगह है, पॉश इलाका है, कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए। मेरी जितनी समझ थी उस दानिस्त के मुताबिक मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कज़न और अब मेरे बहनोई जो हो गए हैं उन्होंने मुझे समझाया कि देखो इतने बड़े घर को मेंटेन करना मेरे बस की बात नहीं है और मेरे पास फ़िलहाल रोज़गार भी नहीं है, तो हमें बेचना है। इसकी ऐसे 32 करोड़ रुपए वैल्यू लगी है, क्योंकि वो घर नॉर्थ नाज़िमाबाद वैसे ही पॉश इलाका है, फिर वो तकरीबन मेन रोड का घर था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ बना हुआ है। और मैं तो कहता हूँ 2024 में 32 करोड़ भी कम थे, 40-42 करोड़ रुपये इसकी कीमत होनी चाहिए। खैर बहरहाल शाहजहां कहता है मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बहन के मुंह पे खामोशी इख्तियार की कि मेरी बहन जब कह रही है, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया तो मुझे ये चीज़ करनी है। शाहजहां कहता है मेरा बहनोई मुझे उस स्टेट एजेंट के पास ले गया जिसके ज़रिए डील हो रही थी। ये डील करवाने वाले साबिर भाई थे। साबिर भाई से उस दिन पहली मुलाकात थी। साबिर भाई होंगे अपनी लेट 30s में। उनकी एक बड़ी मशहूर स्टेट एजेंसी है जिसको कह रहा मैं पहले भी जानता था इस किस्म की स्टेट एजेंसी, लेकिन कभी पाला नहीं पड़ा था कि अंदर कौन बैठता है, किसकी है। तो कह रहा हमने देखा कि जी उस स्टेट एजेंसी में मेरे बहनोई मुझे लेकर गए और बहनोई का कोई 10-12 साल पुराना दोस्त है। तो शाहजहां को स्टेट एजेंट साबिर से मिलवाया गया। साबिर ने बताया भाई ऐसे ऐसे है। उसके बाद शाहजहां के बहनोई चले गए और फिर साबिर ने ब्रीफ़ करना शुरू किया कि जी ऐसे ऐसे क्लाइंट है, बड़ा अच्छा कि जी आप मेरे छोटे भाई हो, कोई समझ में नहीं आए डील में, कोई बात समझ में ना आए तो हमें बता देना, तुम्हारा होना यह बहुत ज़रूरी था। कह रहा यार मुझे इतना उन्होंने मोहब्बत दी, इतना ट्रस्ट दिया, और नॉर्मली स्टेट एजेंट इस तरह बात नहीं करते, वो तो अपनी डील की बात करते, अपने फ़ायदे की बात करते। तो
तो कह रहा मेरा कोई बड़ा भाई था नहीं, और वालिद साहब से भी अक्सर दूरी रही, वालदा का इंतकाल जल्दी हो गया, बड़ी बहन से भी ख़ास ताल्लुक़ नहीं था, तो मुझे उन पे बहुत एतमाद हुआ। और वो जिस तरह बात कर रहे थे ना, मुझे वो साथ साथ रखते थे। उसके बाद कह रहे मैं इस्लामाबाद चला गया, और जब वापस आया ना अपने बहनोई को कॉल की, ना अपनी बहन को कॉल की, मैं साबिर भाई को कॉल की। साबिर भाई मुझे एयरपोर्ट लेने आते और फिर हम किसी अच्छी जगह बैठ के खाना वाना खाते, और वो डील क्योंकि काफ़ी दिन चली थी, काफ़ी लंबी कहानी थी जो मैं आपको भी अब बताने जा रहा हूँ। तो कह रहे मैं इनको एक तरीके से अपना बड़ा भाई मान लिया था। एक दिन वो कह रहे मुझे बिठा के बताया कि तुम्हें असल में इन्होंने बुलाया क्यों था। शाहजहां को ना उस क्लाइंट से मिलवाया जो बायर था, जो 32 करोड़ रुपए में वो घर ख़रीद रहा था। बायर से मिलवाया जिस दिन साबिर ने, रियल एस्टेट एजेंट ने, तो उस दिन अलग से फिर चाय पर ले गया साबिर शाहजहां को, और कह रहा है यार देखो तुम्हारा बहनोई मेरा 10-12 साल पुराना दोस्त है, लेकिन मैं तुम्हें आज एक बात बता रहा हूँ कि तुम्हें इन्होंने बुलाया क्यों है, और तुम्हें इतने आसानी से किसी मोहब्बत में नहीं बुलाया कि डाउन पेमेंट हो चुकी थी, 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट हो चुकी है, और एक तरह से टोकन कह लो, डाउन पेमेंट होल्डिंग अमाउंट ये दे चुका है, और अब 3 महीने का टाइम होता है। तो जब ट्रांसफ़र वगैरह बाकी चीज़ें बनने की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की बारी आई, तो उसने डॉक्यूमेंट्स दोबारा देखे, तो देखा कि गिफ्ट डीड लगी हुई है तुम्हारे नाम की। तो ये तो फैल गया कि भाई उस बंदे को बुलाओ, बाद में वो खड़ा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, तो ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, और चलो बिलफर्स कोई आपने ऐसा आंखों में पट्टी बांध दी किसी के और वो हो गया ट्रांसफ़र, तो ये बाद में किसी दिन आ गया, मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो कह रहा है इस वजह से आपकी बहन ने आपको फ़ोन करके बुलाया कि गिफ्ट डीड लगी हुई है, वरना आपका बहनोई तो मुकम्मल पैसे हड़पने के चक्कर में था, यानी कि 32 के 32 करोड़ रुपए वो तो आपकी गैर मौजूदगी में हड़पने के चक्कर में था। मुझे आपके अलावा जब आपको बुलाने से पहले इसने मुझे बोला भी कि क्या ऐसा कोई इम्कान है, तो मैंने बता दिया कानूनी तौर पे तो पॉसिबल नहीं, उल्टा आगे जाके फंस जाओगे। तो कह रहा मुझे अच्छा लगा कि मेरे अपनों ने मेरा एक तरह से मुझे धोखा देने की कोशिश की, और साबिर रियल एस्टेट एजेंट्स में असल में छाप लगी हुई है कि ये बड़े अजीब से लोग होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, लेकिन ये बंदा कम से कम मुझे सच तो बता रहा है। उसके कुछ दिनों बाद कहता है जी इसकी दुकान पे एक शख्स आता था जिससे इसने 7.5 लाख रुपए उधार लिए हुए थे। वो एक दिन आके उसने तकाजा किया कि यार आपने मुझसे कुछ अर्से पहले उधार लिए थे। अब मैं सोच रहा यार कराची का है, नॉर्थ नाजाबाद का रियल एस्टेट एजेंट है, ये तो बदमाशी पे आ जाएगा। कह रहा एक दिन मुझे ही ये किसी काम से, कह रहा मुझे अक्सर मैं इस पास जाके बैठ जाता था क्योंकि इन दिनों में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में टाइम लग रहा था। तो मैं बैठा हुआ, इसने मुझे बोला यार ज़रा चलना है फ़लाने साहब के पास। तो मैंने बोला मैं तो नाम से नहीं जानता था। कह रहा मैंने चला गया इसके साथ। इसके पास कुछ कैश था और चेक्स थे। इसने उन साहब को बकौल इसके कि जी मैं इनको पैसा लौटाने जा रहा हूँ, 7.5 लाख रुपए का कुछ कैश और चेक वापस किया। तो अब समझ लेना, आप अर्ली 20s मिड 20s का बंदा जो होता है ना, चीज़ों को, दुनिया को समझ रहा होता है। ख़ास तौर पे ऐसा लड़का जिसने बाप के हाथ पकड़ के चीज़ें ना समझी हों, सर पर माँ जब वाकई में होनी चाहिए थी, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुआ तो उस वक्त माँ भी नहीं थी। तो उसको लगा यार ये मेरा भाई और ये मुझे साबिर जो है मुझे सिखा रहा है कि यार कराची के बारे में ये परसेप्शन गलत है। शाहजहां कहता है मैंने दुबई में जॉब करते हुए, फिर अमेरिका में पढ़ते हुए बहुत दुनिया देखी। मैं ये समझता था और मुझे लगता था कि पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन, मुझे अब साबिर से मिलने के बाद लगने लगा कि परसेप्शन गलत है, इतना बुरा भी कोई नहीं होता। और मैं साबिर भाई पे बहुत ट्रस्ट करने लगा। एक दिन साबिर भाई ने बुलाया शाहजहां को कि भाई कल कंप्लीट पेमेंट हो जाएगी और आपको आपका हिस्सा आपके घर वालों की तरफ से मिल जाएगा और बाकी जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। शाहजहां भी अब जारी बात है दुबई से आ रहा था, बीच में 2 दफ़ा दुबई वापस गया, फिर छुट्टी लेके आया इस चक्कर में, डील के चक्कर में, फिर इस्लामाबाद आना, उसके बहुत चक्कर लग रहे थे। बोला चलो, शाहजहां ने बोला चलो जान छूटेगी अब। तो साबिर भाई ने एक गोला दागा, कह रहा यार मुझे 8 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो तुम एक कर सकते हो, पॉसिबल है तुम्हारे लिए? अब जारी बात एक बंदे के पास 16 करोड़ रुपए आ रहे हैं और जो बीच में एजेंट है उसको पता है, तो आप उस ऐसे शख्स को मना भी नहीं कर सकते। और एक तरीके से साबिर भाई को वो अपना बड़ा भाई मान चुका था। शुरू में तो स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की शाहजहां ने, लेकिन फिर रज़ामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि उसने बताया कि यार ऐसे ऐसे मेरी बहन यूनिवर्सिटी जाती है, फिर मेरी वालदा हैं, तो मुझे कुछ खर्चों में फंस गया हूँ, मेरी पेमेंट्स आनी है, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन ही की, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए और साबिर भाई को अमाउंट दे दिया कि साबिर भाई ने बोला यार मैं विदिन 2-3 मंथ्स, तुम यहाँ नहीं भी होगे मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँगा। इन्होंने 8 लाख रुपये दे दिए। उसके अगले दिन इनकी जो भी डील थी कंप्लीट पेमेंट हो गई। और किस तरह उसके पास अकाउंट में गए होंगे ये मुझे ना शाहजहां ने बताया ना मुझे पता। बहरहाल शाहजहां ने बोला मुझे मेरा शेयर मिल गया था उस घर के बिकने के बाद। अब शाहजहां कह रहा मैं कुछ अरसे मज़ीद कराची में था, तो मुझे एक दिन कह रहा मैं अक्सर इसके साथ आता जाता था, इवन इसके घर भी आता था। इसकी वालदा से मेरी बड़ी अच्छी बातचीत थी। वालदा भी बहुत महज़्ज़ब खातून थी और बातचीत में बहुत अच्छी थी और बड़ा ख्याल रखती थी। मैं भी उनका बड़ा अदब करता था।
तो कह रहा एक दिन मुझे ये ऐसी हम खाने पे गए क्लिफ्टन में, एक बड़े मशहूर जापानीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ पर गए। वहाँ बिठा कर एक बात कहता, देखो यार मेरा बहुत पुराना दोस्त है तुम्हारा बहनोई, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बोलने जा रहा हूँ कि तुम्हारी वालदा के नाम पे एक और प्रॉपर्टी है ऐसे ऐसे, और उसकी वैल्यू बनती है कोई 3.5-4 करोड़ रुपये, और ये तुम्हें बताए बगैर बेचना चाहते हैं। उसमें तुम्हारी कोई गिफ्ट डीड वगैरह नहीं, लेकिन जारी बात है तुम औलाद तो वरासत तो होनी चाहिए तुम्हारे नाम पे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। शाहजहां कह रहा है मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने बोला यार मेरा वेलविशर है, मुझे तो ना मेरी बहन ने बताया और बहनों से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, ये तो वही घर था जहाँ से मुझे निकाला गया था, तो वो लोग क्या मुझे बताएंगे। तो कह रहा मैंने उससे बोला कि देखो ये मेरी बहन के साथ बुरा कर रहा है, एक प्रॉपर्टी बेच चुका है, ये खा जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा है मैं जानता था मेरा बहनोई पढ़ा लिखा इतना कोई ख़ास नहीं था, ये विरासत के पैसे ही उसके लिए ज़रिया माश भी था, और वो एक तरह से उसको ये पता था कि मैंने करना कराना कुछ नहीं है, विरासत के पैसे आ रहे हैं, अभी जब तक उड़ाएगा उसके बाद वो चाहे रोड पर आ जाए, ठेला लगाए, उसको वो कह रहा है मेरा बहनोई इस बारे में सोचता ही नहीं था, तो मुझे लगा मेरी बहन के साथ बुरा ना हो जाए। तो मैंने साबिर रियल एस्टेट एजेंट से बोला कि यार मुझे इस डील में घुसाओ, मैं तो वारिस हूँ, तो मैं तो इसमें इस चीज़ को रोकूंगा, इस नीयत से नहीं घुसाओ कि मैं अपना शेयर लूँगा। उसने बोला मैं इस डील को रोकूंगा। साबिर ने उस दिन कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। खैर मिलना मिलाना चल रहा था। एक दिन साबिर के पास एक गाड़ी थी जो रूटीन में उसकी गाड़ी थी, उस वो गाड़ी नहीं थी, डिफरेंट गाड़ी थी जिसकी मालियत होगी 25-30 लाख रुपए। सेकेंड हैंड गाड़ी उसने ली थी। कह रहा है यार आओ ज़रा चलते हैं। उसको गाड़ी में लेकर गया। कह रहा है यार ये तुम्हारे मुझे बहनोई ने गाड़ी दी है, और उसने बोला है कि तुम अगर शाहजहां को बताए बगैर ये मतलब दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दो, और उसमें शाहजहां को इल्म ना हो और किसी तरीके से वो ट्रांसफ़र हो जाए क्लाइंट को, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और तुम्हारी मेरी तरफ से तुम ये गाड़ी गिफ्ट समझो। यानी कि 25-30 लाख रुपए की साबिर रियल एस्टेट एजेंट को रिश्वत दी। तो उसने फिर शाहजहां को बोला, कह रहा है देखो मेरे हालात ख़राब हैं, मैं सिर्फ कमीशन पे काम करूंगा तो मुझे ये मिलना है, क्योंकि 3 करोड़ की उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लग रही है, मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं लेके चला जाऊंगा तुम्हारे बहनोई के पास। लेकिन तुम्हारे बहनोई ने जो मुझे जो भी कह लो भाई, रिश्वत कह लो, गिफ्ट कह लो, मुझे जो गाड़ी दी है मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं बेच के कुछ मेरे कर्जे वर्जे में मैं उतार दूँगा, अगर तुम बैलेंस आउट कर सकते हो, तुम मुझे ऐसी कोई डील दे सकते हो तो वेल एंड गुड। तो शाहजहां कह रहा है यार मुझे ये लग रहा था कि मुझे इस डील को रोकना है, तो मैंने उससे कमिटमेंट कर ली कि सही है, मैं तुम्हें 25-30 लाख तो नहीं, मैं तुम्हें तकरीबन 15 लाख रुपए कर दूंगा। उसने बोला यार एक काम करो, मुझे ज़रूरत है 18-20 लाख रुपए की, तुम 20 लाख रुपए कर देना, अब वो जिस मद में भी करो तो मैं ये डील रुकवा देता हूँ। शाहजहां ने इसको बोला तुम ये डील रुकवा दो, या दूसरी सूरत ये है कि अगर डील होती है तो मैं बीच में होऊंगा, यानी कि शाहजहां का शेयर होगा जो उसको विरासत में मिलना चाहिए। तो उसने बोला ओके हमारी डील हो गई, तो एक काम करते हैं, तुमने जो पहले अभी इसने 8 लाख रुपए वापस नहीं किए शाहजहां के। फिर साबिर रियल एस्टेट एजेंट ने बोला कि तुमने जो मैंने 8 लाख रुपए दिए थे ना, वो भी मेरे अमाउंट में एडजस्ट कर लूँगा, मैंने अब तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। तो शाहजहां ने बोला सही है ओके। अब ये 3 करोड़ रुपए का एक क्लाइंट भी लेके चला गया। बीच में साबिर रियल एस्टेट एजेंट ने शाहजहां को फ़ोन करके भी बताया कि तुम्हारा बहनोई आया था, बड़ा वो गुस्सा कर रहा था, बड़ा वो हंगामा करके गया, वो तो हमारी दोस्ती यारी थी, तो वरना तो वो एक बदमाश टाइप है, पता नहीं क्या करता। वो कह रहा है शाहजहां को कैसे पता लगा, और ये और वो, अब बहरहाल अब ये डील हो रही है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, वो तुम अपनी बहन को विड्रॉ कर दो। तो शाहजहां कह रहा है मैंने सोचा ये था कि मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा तो मैं अपनी बहन के लिए इस्लामाबाद या कराची में कोई अपार्टमेंट लेके उसके नाम कर दूँगा, कि ऐसा ना हो ये तो मेरा बहनोई तो कल पैसे खा जाएगा, मेरी बहन कहीं रोड पर ना आ जाए। अब जी वो नया क्लाइंट कहीं से लाया ये स्टेट एजेंट, और 3 करोड़ रुपए का जी क्लाइंट है, 3.5-4 करोड़ रुपए इसकी डील है, लेकिन इसकी कीमत है, लेकिन अभी हमें यही क्लाइंट मिल पा रहा है, जिस पर मुझे लगता है कि इसमें भी कोई स्टेट एजेंट ने गेम खेला था। कि होता है ना कि हम आपको इतने का दिलवा देंगे, बाद में आप मुझे इतना पे कर दिएगा, इसकी असल वैल्यू तो ये है। और अभी डील की सिचुएशन बन ही रही थी, इस बीच में बकिया जो 12 लाख रुपए थे, 8 लाख रुपए जो पहले लिए थे साबिर ने, वो तो एडजस्ट करवा ही दिए, मज़ीद 12 लाख रुपए भी शाहजहां से ले लिए कि मैं ये हमारी 20 लाख रुपए की डील कंफर्म हो गई, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम इस डील का हिस्सा हो, तो मैंने तुमसे प्रॉपर इस चीज़ के 20 लाख रुपए लेने थे, मैंने ले लिए। तो बोला सही है ओके, ताकि मैं अब शाहजहां ने भी बोला मैं अपनी बहन को अब इसका अपार्टमेंट लेके दे दूँगा, मेरे हिस्से के 1.5 करोड़ रुपये जो आएंगे। हुआ क्या, अब वही जो आपको पता है 3 महीने का टाइम होता है इस पर एग्रीमेंट, जो लीगल एग्रीमेंट बनता है। हुआ क्या कि जब बकौल उसके कि जी बायर ने अब बैठ के डॉक्यूमेंट्स देखे और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। अच्छा वो डॉक्यूमेंट की फ़ाइल कहीं से धूल में अटी हुई पड़ी हुई थी, किसी को कुछ नहीं पता था, और वाकई में एक और प्रॉपर्टी थी वो इनकी वालदा के नाम पे, तो उस डॉक्यूमेंट में ये पेपर मिसिंग है। तो वो जो बायर था ना, उसने बोला भाई अब तो प्रॉपर्टी मैं 2 करोड़ में लूँगा, ले लूँगा, लेकिन बड़ा पंचायत का काम है, मैं अब 2 करोड़ में 1 करोड़ रुपये मैं आपसे काटूँगा। तो बहरहाल ना बहनोई माना शाहजहां का, ना शाहजहां माना, और
बात ये हुई डील रिवर्स करेंगे, और ये बात भी शाहजहां ने की। शाहजहां को बोला गया कि भाई हमने इससे डाउन पेमेंट ली थी, एक तरह से होल्डिंग अमाउंट लिया था, एक टोकन अमाउंट लिया था 10 लाख रुपए, तो फिर आप वापस करोगे इसको। तो 20 लाख रुपए साबिर को दे चुका है, 10 लाख रुपए डील रिवर्स होने के वो भी शाहजहां ने वापस किए और वो डील रिवर्स करवाई। अब डॉक्यूमेंट्स क्या कम थे क्या नहीं थे ये किसी को कुछ नहीं पता, ये ज़बानी कलामी बात हो रही है। तो एक तरीके से टेक्निकली मैं तो कहता हूँ 30 लाख रुपए, और वैसे जो शाहजहां की समझ बूझ थी उसके हिसाब से 20 लाख रुपए उसके पास से अब साबिर को जा चुके हैं। अब क्योंकि डील रिवर्स हो गई तो भाई किस बात की रिश्वत, या किस बात का आपका कमीशन, या किस बात का अमाउंट। तो शाहजहां ने बोला भाई मेरे 20 लाख रुपए वापस दो अब, क्योंकि अब तो डील ही नहीं हुई, मैंने अपनी बहन को जो देना था वो भी नहीं हो सका है, बट डील ही रिवर्स हो गई ना। यहाँ से जनाब एक जो बड़े भाई थे उनके अंदर से एक नया साबिर रियल एस्टेट एजेंट निकला। उसने बोला भाई मेरे हालात तो अभी बहुत ख़राब है, मैं भी नहीं दे सकता। शाहजहां ने बोला सही, आप कब दे सकते हैं? कह रहा यार मुझे 3-4 महीने का टाइम दो। लाइक उसने मई 2025 तक का टाइम मांगा। ये मई के शुरुआती महीनों की बात थी, उसने मई 2025 तक का टाइम मांगा। तो उसने बोला मैं कानूनी तौर पे इस चीज़ को लेके चलता हूँ, मैंने आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए ये चीज़ें दी हैं, मैं सबूत लगा के एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि आपने मेरा ये अमाउंट वापस करना है। तो एग्रीमेंट बना लिया और साबिर रियल एस्टेट एजेंट ने बड़े बाखुशी वो एग्रीमेंट साइन भी कर दिया कि मैं आपको मई में 20 लाख रुपये वापस करूँगा। अब कह रहा मैं दुबई चला गया, वहाँ से पहले शुरू में फ़ोन में राब्ते पे था, फिर इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने इसकी वालदा को कॉल की, मतलब बहुत मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। कह रहे मैंने फिर इसकी वालदा को कॉल की और उनको मैंने बताया कि आंटी मुझे ये बहुत परेशान कर रहा है, ये बात हुई थी और अब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो आंटी ने बोला कि बेटा बहुत मैं उम्मीद नहीं कर सकती, मेरे बेटे ने किया, मैं बात करूँगी उससे और मैं कोशिश करूँगी जो भी बात है इसमें कुछ बेहतरी आ सके या तुम्हारा अमाउंट तुम्हें अगर तुम्हें मिलना है तो वापस मिल सके। तो कह रहे उसके बाद मैंने इनकी वालदा को दोबारा रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने भी मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। और अब सिचुएशन ये है कि एक तरीके से जो शाहजहां ने मुझ तक ये कहानी पहुंचाई, मेरे लिए तो उसमें एंगल ये था कि मैंने कभी ज़िंदगी में नानी का किसी भी नानी का नेगेटिव कैरेक्टर नहीं देखा। तो मेरे लिए तो बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी कि ज़िंदगी में रिश्तों में नानी भी कैसा नेगेटिव कैरेक्टर अदा कर सकती है जो शुरू में उसको घर से निकाल दिया। बहरहाल शाहजहां का एक कहानी शेयर करने का मकसद ये था और उससे मेरी पिछली कहानी जो मैंने आपको गुलशन वाली सुनाई थी, जो स्कैम हुआ था सेल परचेज़ के नाम पे अपार्टमेंट की, उसने बताया था कि भाई इस तरह भरोसा दिलाकर, अपना बनाकर, छोटा भाई बनाकर, ट्रस्ट पैदा करके कैसे उसको उसके साथ स्कैम किया गया। शाहजहां कहता है मैं पाकिस्तान का हूँ, कराची का हूँ, हमेशा रहूँगा, मेरी रूट्स हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट का एक रुक्का लेके मैं बहुत कम टाइम के लिए, मैंने ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया, मैं अदालतों में गया कराची में और मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कुछ नहीं होना, तो मैंने अपना मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं किया। मैंने 20 लाख रुपए के कुल पढ़ लिए कि मेरे नसीब में नहीं है ये, क्योंकि कह रहा है यार अदालती सिस्टम हमारा इस तरीके का है कि फ़ौरी इंसाफ तो दूर की बात, मुझे तो मुस्तकबिल बईद में भी इंसाफ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने वक्त ज़ाया नहीं किया वकीलों की फ़ीसों में या किसी भी किस्म की झूठी उम्मीद लगाने में। शाहजहां कहता है मेरा पाकिस्तान आना भी बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम उम्र में मुझे बहुत से सबक सीखने को मिले और उसने कहानी मुझसे शेयर की। इसमें बहुत से सबक हैं, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, लेकिन जो सबक उसने देना चाहा, मैं कहूँगा कि लोग जो ट्रस्ट करते हैं ना वो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ह्यूमन साइकी, ह्यूमन सोसाइटी ऐसे ही आगे बढ़ सकती है कि हम ये नेचुरली हमारा इनबिल्ट मैकेनिज़्म है जो हमें कहता है कि लोगों पे भरोसा करो। आप ज़िंदगी से, दुनिया से भरोसा निकाल दें तो कोई भी कानूनी मामला, कोई भी कानूनी नुक्ता, कोई भी कानूनी पेपर किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। जो बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, मैं आपकी ये लगती हूँ, मैं आपका, जितने काबिल भरोसा रिश्ते बनाए जाते हैं इमोशनल सांप के लाहे के जोड़ के, वो जो लोग धोखा करते हैं असल में वो लोग अब नॉर्मल हैं, क्योंकि वो आपकी नॉर्मल बिहेवियर, एक ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन साइकी से अगेंस्ट जाने को कह रहे होते हैं। जो कोई भी सही इंसान नहीं जा सकता, आप ट्रस्ट करते हैं, भरोसा तोड़ने वाले अब नॉर्मल है, लेकिन जिसका तोड़ा जाता है क्या वो नॉर्मल रह सकता है? मैं कहता हूँ फिर उसको भी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, सेशन लेने चाहिए। इस वजह से नहीं कि वो उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो कि यार अब किसी पे भरोसा नहीं करना, इसलिए कि जब उसको इतने रेड फ्लैग्स दिखें तो ऐसा ना हो कि वो आगे हर किसी को शक की निगाह से देखना शुरू हो जाए, इससे सोसाइटी तबाह हो जाएगी। ये जो कहानी है इसका मकसद ये ज़रूर है कि एक स्क्रूटनी, एक स्केप्टिकल बिहेवियर, छान फटक करने का आपका माइंडसेट रहना चाहिए, लेकिन भरोसा करना हमारा इनबिल्ट एक साइकी है, उसको
हमें ऐसा ही रखना चाहिए, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। हाँ, चीज़ों को समझना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना कि एक सबसे पहले उसने डील में बताया कि देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हें इस वजह से फ़ोन किया, फिर दूसरी बात एक प्रॉपर्टी निकाल ली कहीं से कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है और इसमें ऐसे ऐसे मैं तुम्हारा बहन हुई है, मैंने 10-12 साल पुरानी उससे दोस्ती छोड़ दी, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, खाने पे ले जा रहा है, माँ से मिलवा रहा है, बहन की फ़ी का बता रहा है कि यार मुझे पैसे चाहिए। इतना ज़्यादा उसने ट्रस्ट क्रिएट किया और आखिर में कहता है कि जी जो करना है कर लो। कह रहा आखिर में मैंने किसी और नंबर से उसके, जो उसने मेरे नंबर तो ब्लॉक कर दिए थे, मैंने किसी और तरीके से रब्ता किया, तो कहता जो करना है कर लो, जो कानूनी पर्चा लेके तुम अदालतों में जा रहे हो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, कराची की ज़बान में जो कहा जाता है। उसको पता था मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। एक तो इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, भरोसा करना, ट्रस्ट करना नहीं छोड़ना हमने। इन कहानियों का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है, वरना तो सोसाइटी तबाह हो जाएगी। हाँ, माल का भरोसा शायद आपको किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, और जिसके साथ भी करें इस तरह नहीं कि यार हाँ यार उसको ये ज़रूरत होगी या उसने किया होगा, हाँ या वो ये बता रहा था तो उसने ऐसा सोचा होगा तो मैं ऐसा कर दूँ। बोल देता भाई मैं तुम्हें 8 लाख रुपए किस बात के लिए दूँ, मेरा प्रोफेशनल तुमसे डील है। हम प्रोफेशनल डील काम की जगहों पे इतना करीब चले जाते हैं, किसी से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तो जी वो हमें फंसाना चाहता है, तो वो ऐसे ह्यूमन एंगल जोड़ता है, ऐसे इमोशनल एंगल जोड़ता है कि हम उसको अपना भाई बहन बाजी, बड़ा भाई छोटा भाई, माँ की जगह है जी मेरे बाप की जगह है, फिर आप बेवकूफ़ बनते हैं। प्रैक्टिकल रिलेशंस को, प्रोफेशनल रिलेशंस को, इस तरह के रिलेशंस को इसी तरह लेके चलें। जब भी मैं कहता हूँ सोसाइटी में थोड़े बहुत कड़वे लोग होते हैं ना, वो बच भी जाते हैं और वो फिर असूल से चलते भी हैं, जो बाहर लोगों को अजीब से लगते हैं। बहुत ज़्यादा गिरना, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाना, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाना, ये हमेशा आपको गड्ढे में गिराता है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल बदतमीज़ हो जाए, लेकिन टू द पॉइंट बात करें, उससे आप हर किस्म के धोखे से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।